बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हाँ। जी, आज का जो लेक्चर है वो कंस्ट्रक्टिविज़्म से रिलेटेड है। उस दिन हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्टिविज़्म को और मैंने आपको इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। तो आज थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपकी जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें और कुछ जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं तो उसके हिसाब से फिर मैंने एक कंपैरिज़न को भी ऐड किया है बीच में ताकि तीनों जो मेन थ्योरीज़ हैं उनके कंपैरिज़न आपको पता चले कि कौन-सी थ्योरी कौन-सी थ्योरी किस अज़म्पशन के ऊपर बेस्ड है और किस तरीके से डिफरेंसेस क्या-क्या हैं डिफरेंट थ्योरीज़ के अंदर। सो कंस्ट्रक्टिविज़्म को एक यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हैं जो कि आपने थोड़ा-सा उनको देख लेना है जब भी आपको मौका मिले। उसमें एक पोस्ट पॉज़िटिविज़्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म है, स्ट्रक्चर और एजेंसी की डिबेट है और पर्सपेक्टिविज़्म की एक डेफिनिशन है। इस तरह की चीज़ें हैं कुछ जो आपने देख लेनी है। इनसे थोड़ा-सा आपको आइडिया होगा कंस्ट्रक्टिविज़्म के बारे में कि ये कंस्ट्रक्टिविज़्म किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, इसका इसका जो एक बुनियादी थीम है वो कहाँ से आता है उसके, यानी सोशल साइंसेज़ के अंदर आपका ज़ाहिर है जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आप एक सोशल साइंस ही कहेंगे। तो सोशल साइंसेज़ के अंदर ये कंस्ट्रक्टिविज़्म की एक जो बेस है वो कहाँ से आती है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो है ना, पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को, कोई भी अगर फिनोमेना है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कोई भी चीज़ है, आप उसको तजर्बे की, मुशाहिदे की बुनियाद पे और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसको प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हो। नॉलेज जो है वो टेस्ट और वेरीफाई की जा सकती है। लॉजिकल और रैशनल तरीके से नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो कहता है कि नहीं, नॉलेज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि जो वेरीफाई करने वाला होता है वो भी बीच में बायस्ड होता है, उसका अपना जो नज़रिया होता है वो उसके अंदर शामिल होता है। तो उसके लिए, उसकी वजह से फिर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% एक वेरीफाइबल नॉलेज हो। इवन कि जो नेचुरल साइंसेज है उसके अंदर भी काफ़ी जो है चीज़ें, पोस्ट पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि बायोलॉजी के बारे में भी अगर आप कोई बात कर रहे हैं, जिस तरह की अब एक जेंडर डिबेट यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो कहते हैं कि ये जी परसेप्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। हर इंसान की अपनी परसेप्शन होती है, उसकी अपनी एक रियलिटी होती है और वो खुद से अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। सोसाइटीज़ अपनी रियलिटी खुद बनाती हैं, अपना माहौल, अपनी इन्वायरमेंट खुद कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप एक जो ट्रुथ है, पोस्ट ट्रुथ की जो है ना वो एक कैफियत है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये सच है और ये झूठ है, या ये सही है और ये गलत है, और ये जो है ये बिल्कुल एक फैक्ट है और ये जो है एक फैक्ट नहीं है। तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर एक असर है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से मुराद ये है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रक्चर सोसाइटी के अंदर बने हुए हैं, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का फिनोमेना उनको क्वेश्चन करता है, उनको चैलेंज करता है। ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये इंसानों की खुद की बनाई हुई हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बेनिफिशियल हो हमारे लिए। इसी तरह एक स्ट्रक्चर और एजेंसी की डिबेट है। तो एजेंसी ये कहती है कि इंसान हो या कोई भी एक्टर हो, वो वो बाइख्तियार है, वो खुद से चीज़ें कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो बाइख्तियार नहीं है, कोई भी जो एक्टर है वो बाइख्तियार नहीं होता। स्ट्रक्चर या सिस्टम जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एक मिसाल आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान, एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता है तो वो यहाँ पे रूल्स को ओबे नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सिस्टम या स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, यूके, यूएस वगैरह में, तो वहाँ पे जाके वो सारे रूल्स को फॉलो करने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो यानी इंसानी एजेंसी जो है, इंसानी जो इख्तियार है वो महदूद है और जो असल चीज़ है वो स्ट्रक्चर के पास होती है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये एजेंसी के ऊपर बिलीव करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नहीं, सिस्टम जो है वो ही सब कुछ नहीं होता, एजेंसी होती है। हर एक्टर के पास, हर इंसान के पास, हर की एक्टर के पास एक अपने इख्तियार होता है, तो वो उसके हिसाब से चीज़ों को परसीव भी करता है, उस चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है। सो इन जो है इन आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड करके जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म की क्या अजम्पशंस हैं, ये क्या उसकी
मेन थीम्स क्या हैं? एक तो उसका जो सबसे मेन थीम जो आपने याद करना है वो है आइडियाज और नॉर्म्स। एक डिबेट आपको थोड़ा सा मैं पीछे बैकग्राउंड लेके चल रहा हूँ कि आपको ताकि चीजें थोड़ी सी समझ आ सकें। कहते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट का ये ख्याल है कि जो इंसान की तरक्की है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो उसकी बुनियादी वजूहात डिफरेंट है। यानी एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इंसानी तरक्की जितनी भी हुई है सोसाइटीज़ की, वो सारी की सारी मटेरियलिज्म के ऊपर बेस्ड है। यानी जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जितना मटेरियल तरक्की इंसान ने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये सारा कुछ हुआ है तो उसकी वजह से तहजीब, इंसान और जो है दुनिया उसने तरक्की की है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि नहीं, आइडियाज की एवोल्यूशन जो है वही असल में इंसान की एवोल्यूशन है। हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी जो तरक्की हुई है वो सारी की सारी आइडियाज की वजह से हुई है। तो वो फिर ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी भी आप डेवलप करते हो तो वो भी आइडियाज ही होते हैं जो आपको जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। एक माइंड ओवर मैटर की एक बड़ी मशहूर जो है वो फ्रेज इस्तेमाल की जाती है कि माइंड जो है वो ज्यादा मैटर करता है आपका, जो आपका मटेरियल चीजें हैं वो कम मैटर करती हैं। सो यानी एक मटेरियल एस्पेक्ट्स पे लोग बिलीव करते हैं कि जो भी तरक्की हुई है वो मादी हैसियत से हुई है, और दूसरे जो है वो कहते हैं कि नहीं, आइडियाज की तरक्की ही असल तरक्की है जिसकी वजह से इंसान ने जो है वो इस एक इर्तका के अमल से गुजरा है। वो आइडियाज का एवोल्यूशन है, आइडियाज का इर्तका है। और इन दोनों के दरमियान में जो है वो एक डिबेट चलती है। और फिर एक तीसरा जो नुक्ता नज़र है वो ये कहता है कि नहीं, असल में जो तरक्की हुई है वो सारी सारी कंपटीशन की वजह से हुई है। इंसानों के अंदर जो कंपटीशन है उसकी वजह से सारी की सारी तरक्की हुई है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म उसके अंदर जो पोजीशन लेता है वो आइडियाज की बात करता है। वो कहता है कि आपने कोई भी चेंज लेके आना है सोसाइटी के अंदर तो आप आइडियाज के जरिए से लेके आओगे, आप मटेरियल एस्पेक्ट्स के जरिए से चेंज लेके नहीं आ सकते। आप आइडियाज को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को डेवलप करोगे, बिलीव्स को डेवलप करोगे, तब जो है वो कोई आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट्स का एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये आर्ग्यूमेंट है कि आइडियाज और नॉर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं किस चीज में? स्टेट्स की परसेप्शंस को डेवलप करने में, उनके इंटरेस्ट्स को डेवलप करने में, और उनके बिहेवियर को शेप करने में। अब अगेन कंपेयर करें अगर आप इसको रियलिज्म के साथ, तो रियलिज्म कहता है कि सर्वाइवल, लस्ट फॉर पावर और सिक्योरिटी ये चीजें हैं जो शेप करती हैं इंटरेस्ट्स और बिहेवियर को। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है नहीं, आइडियाज और नॉर्म्स जो है ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं स्टेट्स की परसेप्शंस, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर को शेप करने में। फिर ये लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स की वजह से ही इन्फ्लुएंस नहीं होते, ऑल्दो ये एक्नॉलेज करते हैं कि मटेरियल फैक्टर्स रेलेवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बिलीव्स और वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। फिर ये समझते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यानी जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, अगर अनार्की की सिचुएशन आपके पास मौजूद है तो उसको स्टेट्स ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। स्टेट्स ने अपने इंटरेक्शंस के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको समझा है, उसको कंस्ट्रक्ट किया है। यानी अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है दुनिया के हवाले से तो आप ये समझो कि दुनिया अच्छी है। अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे एक अपना एक बिलीफ कि दुनिया अच्छी है, लेकिन अगर आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, आपने ज़िंदगी मुश्किल गुजारी है, तो फिर आप कहोगे कि ज़िंदगी मुश्किल है। तो आपने एक अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया, आपने एक मीनिंग अडॉप्ट किया अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, आपने इंटरप्रेट किया एक ख़ास हवाले से, जो आपका वर्ल्ड व्यू हुआ है उसको आपने एक ख़ास तरीके से इंटरप्रेट किया। दो लोग हैं, दो पड़ोसी हैं मिसाल के तौर पे, एक के एक्सपीरियंसेस मुश्किल हैं तो वो दुनिया को मुश्किल समझेगा और उसके साथ वाला रहने वाला दुनिया को आसान समझेगा। उन दोनों के मीनिंग में, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स में, कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो काफ़ी फ़र्क होगा, और उसकी वजह यही है कि उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। उनका जो बैकग्राउंड है वो उनकी रियलिटी को शेप करता है, उनकी परसेप्शन को, उनके बिलीफ को, उनके वैल्यूज़ को शेप करता है। फिर आइडेंटिटी और जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है ये रेलेवेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टेट की जो आइडेंटिटी हो, उसका कल्चर हो, और जो उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें तो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बना है, उसने एक सर्वाइवल की पॉलिसी अपनाई है हमेशा, और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ बहुत नेगेटिव रहे हैं। जो हमारा
जंग थी, यानी आज़ादी की जंग थी, जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, वहाँ से ही जो हिंदू मुस्लिम फसादात थे, तो ये एक हिंदू मुस्लिम तो नहीं, इसको खैर उस वक्त तो हिंदू मुस्लिम फसादात ही थे, लेकिन आज की रियलिटी के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, ये रूटेड है उन इवेंट्स में जो 1947 के अराउंड हुए हैं। वो 1948 की वॉर हो, या वो इंडिया का पाकिस्तान का पानी बंद कर देना हो, या इंडिया के जो लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हों, या दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो एक रवैया था पाकिस्तान के खिलाफ, इसको तस्लीम ना करना पाकिस्तान को, और पख्तूनिस्तान की बात करना, और इस ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर तस्लीम ना करना। तो ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से हमने एक अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को जो है वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस हुई है। सो हमने डिसाइड क्या किया कि हम अमेरिका की मदद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिफिकल्ट नेबरहुड में हम रह रहे हैं। तो हमने फिर ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की बेस्ड पे एक ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया। फिर कल्चर को आप किस तरह से कहेंगे कि कल्चर, पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उनका एक नेचुरल जो है वो एक उनकी एक एफिलिएशन है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ, सऊदीया के साथ, जैसे हम कहते हैं कि ब्रदर इस्लामी मुल्क है। तो हमारा कल्चर एक रोल प्ले कर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के अंदर। और फिर हमारी आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी स्टेट की क्या लेते हैं, हम एक मुस्लिम स्टेट के तौर पे अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो इसके अंदर डिबेट मौजूद है। तो वो उसकी वजह से भी फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इस चीज को कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सप्लेन कर सकता है, इसको रियलिज्म या लिबरलिज्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर नॉर्म्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, लेकिन उनका जो यानी उनका जो फोकस होता है वो इस चीज पे होता है कि ये डेवलप कैसे हुए हैं, ये इमर्ज कैसे हुए हैं, ये इवॉल्व कैसे हुए हैं, ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुए हैं। वो इस चीज पे कम फोकस करते हैं कि आज की हालत इनकी क्या है, वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ये किस तरीके से वजूद में आए हैं, किस तरीके से ये सारी आइडियाज इसके पीछे क्या हैं, इसके पीछे नॉर्म्स क्या हैं। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट इन चीज़ों को ज़्यादा एक तरह से स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नॉर्म्स और वैल्यूज़ शेप करती हैं इंस्टीट्यूशंस को। फिर चेंज और एजेंसी का मैंने आपको एक शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि एजेंसी पे बिलीव करता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये पोटेंशियल फॉर चेंज की बात करता है कि किस तरीके से चीज़ों को, यानी जब आपने ये मान लिया कि जो आपकी रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसका मतलब फिर आप उसको डीकंस्ट्रक्ट और अगेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लिबरलिज्म और रियलिज्म इस चीज़ को नहीं मानते। लिबरलिज्म ये कहता है कि कोऑपरेशन की फिजा मौजूद है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपका एक स्ट्रक्चर दुनिया का मौजूद है जिसके अंदर स्टेट्स रैशनल चॉइस के ऊपर अपने डिसीजंस करती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि ज़रूरी नहीं कि स्टेट्स जो हैं वो रैशनल चॉइस के ऊपर सारे डिसीजंस करें। कई दफ़ा स्टेट्स जो हैं वो अपने नुकसान की बात भी कर लेंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इस तरह की होगी। जिस तरह मैंने आपको इजराइल की मिसाल दी कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता, तो उसकी एक वजह हमारी आइडेंटिटी भी है। हमारे जो फाउंडर थे उन्होंने ये कहा था इस चीज़ को कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो उसके पीछे हमारी एक आइडेंटिटी थी, हमारा एक कल्चर था, हमारी एक एफिलिएशन थी, जज्बाती वाबस्तगी थी। तो जज्बाती वाबस्तगी को रियलिज्म और लिबरलिज्म एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि स्टेट्स जज्बाती नहीं होती, स्टेट्स रैशनल होती हैं, वो अकल की बेस पे, वो फ़ायदे नुकसान की बेस पे फैसले करती हैं, वो जज्बात की बेस पे फैसले नहीं करती। फिर अनार्की और कोऑपरेशन की जहां तक बात है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म अनार्की को भी तस्लीम करता है, मानता है, और कोऑपरेशन को भी मानता है कि बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि अनार्की, दुश्मनों की अनार्की और दोस्तों की अनार्की में फ़र्क होता है। अनार्की ऐसी नहीं है कि हर किस्म की अनार्की एक जैसी हो। अनार्की तो दुनिया में मौजूद है, लेकिन जो दुश्मन है उनके लिए अनार्की का कॉन्सेप्ट और है, उनको अनार्की से ख़तरा है। लेकिन जो आपस में, जिन मुल्कों की आपस में दोस्ती है, वो अनार्की से उनको ख़तरा नहीं होता। और इसकी वजह क्या होती है? डिफरेंट आइडेंटिटी, अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, और आपके कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म्स, ये चीज़ें जो हैं, यानी ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं। ये सारे अगर आप इनको देखें, आइडियाज़ हों, नॉर्म्स हों, कल्चरल वैल्यूज़ हों, ठीक है, या आपकी आइडेंटिटी हो, ये सारी नॉन मटेरियल चीज़ें हैं। या आप इनको कह लें एक तरह से
समझने के लिए आप इनको साइकोलॉजिकल चीजें इनको आप समझ सकते हैं, ये मटेरियल चीजें नहीं है। कोर्सिव मटेरियल कैपेसिटी, आपकी फौज मटेरियल चीज है, फिजिकल चीज है, ट्रेड फिजिकल चीज है, लेकिन आइडिया फिजिकल नहीं है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म फिजिकल चीजों पे या मटेरियल चीजों पे बिलीव नहीं करता, वो आइडियाज पे बिलीव करता है, वो साइकोलॉजिकल चीजों के ऊपर ज्यादा बिलीव करता है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो साथ में स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, एनजीओज हों, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हों, ये नॉर्म्स और बिहेवियर को शेप करती हैं, तो इनकी एक बहुत बड़ी अहमियत है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अब ये जो डेफिनेशन है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज अ फंक्शन ऑफ द वेज दैट स्टेट्स कंस्ट्रक्ट एंड देन एक्सेप्ट इमेजेस ऑफ रियलिटी। स्टेट्स क्या कर रही हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट भी कर रही हैं और एक्सेप्ट भी कर रही हैं इमेजेस ऑफ रियलिटी। यानी रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इज डिफरेंट देन रियलिटी ऑफ इंडिया। although we have the same neighborhood but we have different historical experiences, जिसकी वजह से हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इवॉल्व हुई है, और उसकी वजह से फिर हमारी जो इमेजेस ऑफ रियलिटी, हम जो दुनिया को परसीव कर रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं। चाइना एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, इंडिया एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, अफगानिस्तान डिफरेंट तरीके से उसको परसीव कर रहा है। जो लिबरलिज्म है वो और रियलिज्म खास तौर पे वो कहते हैं कि नहीं, सारी की सारी स्टेट्स एक जैसी होती हैं, वो एक ही चीज को समझती हैं। वो ये कहती हैं रियलिज्म के थ्रू कि आपकी दुनिया में है ये अनारकी, सारी स्टेट्स एक ही बात पे बिलीव करती हैं कि अनारकी है, पावर बढ़ाओ, और कोई हल नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नहीं, जो स्टेट्स होती हैं वो कंस्ट्रक्ट करती हैं खुद से, और कुछ खास इमेजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं। उसकी बेस क्या होती है, वो क्यों कंस्ट्रक्ट करती हैं, कैसे एक्सेप्ट करती हैं, उसके पीछे उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और कल्चर होता है। तो हर स्टेट अलग तरीके से परसीव करती है रियलिटी को। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक इंसान, एक गांव में रहने वाला इंसान एक रियलिटी को डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। वो कोई चीज देखेगा शहर के हवाले से तो वो उसको हो सकता है नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर ले, शहर का बंदा वही चीज देखेगा तो वो उसको हो सकता है पॉजिटिव कॉनोटेशन मिले। सो कंस्ट्रक्ट आपने की रियलिटी और आपने उसको अलग तरीके से एक्सेप्ट किया इमेज को। फिर and later respond to the meanings given to power politics as consensual definitions change, it is possible for either conflictual or cooperative practices to evolve. So उसके बाद वो फिर स्टेट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं उन जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट की होती है रियलिटी को, जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया होता है या कंस्ट्रक्ट किया होता है, उसके जरिए से ही वो उसके अंदर रिस्पॉन्ड करती हैं, उसी रियलिटी के जरिए से, उसी रियलिटी की बेस के ऊपर वो फिर रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर उन्होंने अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस या ये सारे आइडियाज जो मैंने आपको बताया इनकी बेस पे अगर उन्होंने पॉजिटिव इमेज कंस्ट्रक्ट किया है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। और साथ में कंसेंशुअल डेफिनेशंस चेंज होती हैं, यानी ये जो डेफिनेशंस हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती हैं। सो इट इज पॉसिबल फॉर ईदर कॉन्फ्लिक्चुअल और कोऑपरेटिव प्रैक्टिसेस टू इवॉल्व। ये यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कह रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म के कॉन्फ्लिक्ट भी पॉसिबल है और कोऑपरेशन भी पॉसिबल है। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस वगैरह किस तरह से हैं और स्टेट्स का जो इंटरनेशनल एरिना है उस पर उन्होंने किस तरीके से रियलिटी को ऑब्जर्व किया है, देखा है। अगर वो अच्छे तरीके से चीज़ों, जैसे कि बेल्जियम की अगर आप मिसाल लें तो बेल्जियम अगर आप इस वक्त देख रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे कोऑपरेशन हो रही है, तो उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहेंगे कि हमें कोऑपरेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, अगर इंडिया हमें अगर ऑफर करता भी है कोऑपरेशन की, जो कि लिबरलिज्म कहता है कि अगर कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी हो तो स्टेट्स मोस्ट प्रोबेबली कोऑपरेशन को प्रेफर करती हैं। लेकिन हमें पता चला कि इंडिया ने हमें जब कोऑपरेशन की ऑफर भी की तो हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्दो कि लिबरलिज्म के नज़दीक तो हमें रैशनली उस कोऑपरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि नहीं, आप पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस या इंडिया के बारे में हमारी परसेप्शन या हमारे बिलीव्स हमारे नेगेटिव हैं, इसलिए हमने इस कोऑपरेशन को भी, एक पॉजिटिव चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जिन लोगों की मैंने आपको कोटेशंस लिखी थी उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मेन स्कॉलर्स हैं इनके नाम अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से मेंशन करेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। इनकी कोर्स अगर आप याद कर लें तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, रेलेवेंट टू द टॉपिक अगर आप ऐड कर सके तो वो भी आपके लिए
एक पॉजिटिव इमेज जाएगा एग्जामिनर के जहन में कि आपने थोड़ा डिटेल में स्टडी की हुई है, जैसे ये अलेक्जेंडर वॉन्थ हो गए, निकोलस ऑनफ हो गए या फ्रेडरिक क्रेटवेली हो गए। फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्लेवरी एंड वॉर, इसको आप थोड़ा सा खुद पढ़ लेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको सारी ही बता दी हैं, इसमें कोई और चीज़ है सच इस स्लाइड के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म की टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। दो मेन टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, जिसमें एक जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट जो फॉर्म है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म जो ज़्यादा डोमिनेंट है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। तो ये जो है क्यों इवॉल्व हुई, इसकी एक रीज़न ये है कि जब 1990s के अंदर, एक तो इसके अंदर एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एक फिनोमेना है, उसको भी आप देख लीजिएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज़ है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो मैंने आपको वर्ड्स 3-4 लिखवाए हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये एक खास मूवमेंट चली थी 1980s में, 1990s के अंदर, जिसमें जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो बिलीफ्स हैं, जो मॉडर्न एक सोसाइटी का एक बिलीफ था कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं और उनकी बेस पे आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट चली कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको अपनी जो है आपके परसेप्शन को भी आपको लाजमी देखना चाहिए। तो ये उसकी वजह से फिर ये ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इवॉल्व हुए। ख़ास तौर पे जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो फिर ये स्कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा बददिल हुए। वो स्कॉलर जो रियलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे या लिबरलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे, कि उनको समझ नहीं आई कैसे यकदम कैसे परसेप्शन ही चेंज होगी कि आप सुबह उठे हैं तो पता चला है कि सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो गई है और उसकी जगह पे रशिया आ गया है। तो ऐसे कैसे, ये इतनी रियलिटी जो है इतनी यकदम कैसे चेंज हो सकती है? तो फिर उसकी वजह से लोगों ने जब सोचा तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की एक कह लें कि डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन को एक बनाया कि जी उसकी फिर एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई उस फिनोमेना को कि इतना बड़ा चेंज सडनली कैसे आ गया। तो फिर कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये जो सोवियत यूनियन था ये तो बेसिकली एक आइडिया था, ये तो फिजिकल चीज थी ही नहीं, ये तो कोई मटेरियल चीज थी ही नहीं। ये तो लोग समझते रहे कि एक मटेरियल चीज है, एक खास चीज है जिसको एक रियलिटी समझा जा रहा था, ये तो रियलिटी थी ही नहीं, ये तो एक आइडिया था जो एकदम खत्म हो गया है, तो दुनिया चेंज हो गई है। तो फिर कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसने थोड़ा सा कह लेंगे जड़ पकड़ी। जो लिबरलिज्म था ना उसने इसको किया था, प्रिडिक्ट किया था, और ना रियलिज्म इसको प्रिडिक्ट कर सकता था कि कोल्ड वॉर इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो वो जब इतनी जल्दी चेंज हुई फिर समझ नहीं आई स्कॉलर्स को कब उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टिविज्म की जो है ना वो हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यानी रिसेंट एक हिस्ट्री है इसकी, कोई पीछे इसका पास्ट आपको नजर नहीं आ रहा। जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट ने इसको ये कहा कि ये जो है बेसिकली लिबरलिज्म इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सका, लिबरलिज्म और रियलिज्म इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सका क्योंकि ये दोनों जो पैराडाइम्स हैं ये मटेरियल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो इसलिए इनको समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ है। और इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने कहा कि एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जो चेंजिंग आइडियाज़ को जो है वो एड्रेस कर सके, जो आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड हो, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सके कि सोवियत यूनियन के और कोल्ड वॉर के एंड को। तो यहाँ से फिर जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म स्टार्ट हुआ। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म उसके अंदर क्या है, ये कहता है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, यानी एक पर्सन जो है वो नहीं बनाता, एक कलेक्टिव रियलिटी क्रिएट की जाती है। मिसाल के तौर पे एक कमरे के अंदर 10 लोग अगर बैठे हुए हैं तो वो सारे मिल के एक रियलिटी क्रिएट करेंगे। अगर वो आपस में मिलके सारे कोऑपरेट करने वाले हैं तो वहाँ पे कोऑपरेशन की फिजा पैदा होगी। अगर वो आपस में उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की फिजा पैदा होगी। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो आप किसी एक ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोऑपरेटिव फिजा मौजूद होती है। तो वहाँ का जो सारा स्टाफ है बड़ा कोऑपरेटिव होता है, बड़ा नाइस होता है, बड़ा अच्छे तरीके से हर किसी के साथ, आने वाले के साथ बिहेव कर रहा होता है, उनका बड़ा एक अच्छा माहौल होता है। लेकिन आप किसी पुराने सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप हर किसी को आप टांग खींचते हुए नजर आएंगे आपको लोग, और साजिशें करते हुए नजर आएंगे। उस तरह के एक नेगेटिव और कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको वो उसमें नजर आएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ये जो मिल के लोगों ने अपनी एक रियलिटी क्रिएट कर ली है, कंस्ट्रक्ट कर ली है, और उसी को फिर उसके हिसाब से बिहेव करते हैं फिर लोग। यानी अगर आप
एक नए ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े आप अच्छे मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ आपकी बहुत स्ट्रांग है और बड़े अच्छे आप हैं, लेकिन आप एक ऐसे दफ्तर में जाते हैं जहाँ पे 10-12 लोग काम करते हैं और वो सारे के सारे करप्ट हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप अकेले वहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को चेंज कर सकें। कुछ असर उनका आप पे पड़ेगा, मे बी आपका कुछ असर उन पे पड़े, लेकिन ज़्यादा यही चांसेस हैं कि उनका असर आप पे ज़्यादा पड़ेगा। तो सारे मिल के एक जो है वहाँ पे उन्होंने रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, वो असर आप पे भी पड़ेगा। सो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगी, आप अकेले वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते एज सच। तो जो इसमें मेन स्कॉलर हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन को प्रोपोनेंट हैं जिसके, वो है अलेक्जेंडर वॉन्थ। और उन्होंने जो है वो जो हमारी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको दफ्तर की मिसाल दी, जिस तरह से एक दफ्तर के अंदर लोग अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, इसी तरह स्टेट्स भी अपनी रियलिटी खुद बनाती हैं। यानी कुछ स्टेट्स तो आपको नजर आएंगी जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स भी ओपन कर दिए हैं, वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर चीज़ों को करते हैं और बड़े वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो आपस में हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई ही करते रहते हैं, उनका कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो एक दूसरे के साथ compete करते रहें और लड़ाई करते रहें। जो अलेक्जेंडर वॉन्थ हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि वो जो स्टेट्स हैं जो कोऑपरेट करते हैं, उन्होंने ये खुद खुद मिल के कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी अपनी कोऑपरेटिव स्टेट्स के हिसाब से बना ली है। और ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं हर वक्त, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया हर वक्त टसल में रहते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहता है, तो हमने मिल के एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर लिया और हमने सबने मिल के किया। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ इंडिया की गलती है, ये सिर्फ अफगानिस्तान की गलती है, ये सिर्फ पाकिस्तान की गलती है, ऐसा नहीं है। इसमें सबकी गलती है, सबने मिल के ये एक ऐसी फिजा बनाई है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। सो ये सोशली मिल के कलेक्टिवली हमने एक जो है वो एक कह लें कि एक स्ट्रक्चर बना लिया इस तरह का कि जिसके बीच में बड़ा मुश्किल हो रहा है स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। फिर structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material forces. Again वही बात आ रही, मैंने आपको समझा दिया कि shared ideas, जिस तरीके से ideas होंगे। अब अगेन ये नहीं आपने इसमें देखना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर लड़ रहे हैं तो वो एक मटीरियल इशू है। पाकिस्तान और इंडिया एक आइडिया के ऊपर लड़ रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से बात करेंगे तो वो मटीरियल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं लड़ रहे। उन्होंने अपने जहनों में एक चीज़ बना ली है कि जी हमारी एक चीज़ है, उनके जहनों में एक आइडिया है, वो आइडिया की बेस के ऊपर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उनकी जो है इन इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज रादर देन अ बैटल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज और मटेरियल बेनिफिट्स। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, आपको नॉन मटेरियल चीज़ें जो हैं इसके अंदर नजर आएंगी। जी मुदस्सिर। Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a question. Sir, Alexander Went is a quote that what anarchy is state make of it. What does mean by that? War is what states make of it. Yes, sir. What anarchy is state make of it. हाँ जी। What does mean by this phrase? What does mean by this sentence? इसका ये मतलब है कि अनार्की तो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, लेकिन अनार्की की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट होगी। एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। एनार्की वो है जो स्टेट्स उसको समझती हैं। आप एनार्की को अच्छा भी समझ सकते हैं। आप कहते हैं कि एनार्की की वजह से ही तो देखिए हमारे पास कोई एक ऊपर हमारे बैठा नहीं हुआ, एक जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा हो, तो ये तो अच्छी बात है कि सारे बराबर हैं, तो क्यों ना हम कोऑपरेट कर लें। यानी कुछ स्टेट्स ये अनार्की का मतलब निकालेंगी, कुछ स्टेट्स अनार्की का मतलब ये निकालेंगी कि यार इट्स अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो अब हमने आपस में लड़ाई करनी है ताकि हमें ज़्यादा शेयर मिले, दूसरों को हमने नुकसान करना है। तो अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अनार्की वो है जिसका जिस तरीके से समझती हैं स्टेट्स उसको। आप जैसे दुनिया को अच्छा समझेंगे तो दुनिया अच्छी है, अगर आप दुनिया को बुरा समझेंगे तो दुनिया बुरी है। तो इसका यही मतलब है कि अनार्की भी अच्छी है अगर आप उसको अच्छा समझेंगे और उसको कोऑपरेट करने की सूरत में लेके आएंगे। अब अच्छा समझेंगे क्यों, वो उसके पीछे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, कल्चर होगा, आइडेंटिटी होगी, आइडियाज़ होंगे। तो यानी स्टेट्स डिफरेंट तरीके से अनार्की को परसीव करती हैं और उसकी रीज़न क्या होती है, ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं।
अच्छा, जो दूसरी टाइप है इसकी वो है एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और उसमें सिर्फ ये फर्क है कि आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात की कि कलेक्टिवली सारे मिलके जो है वो आइडियाज को जनरेट करते हैं और सारे मिलके इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ मिलके ही करते हैं, एक इंडिविजुअल एक्टर भी अपनी मर्जी चला सकता है या वो भी चीजों को चेंज कर सकता है। यानी ये एजेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म का है कि हर कोई बाइख्तियार है, हर कोई चीजों को चेंज कर सकता है और हर कोई चीजों के अंदर यानी उसका एक रोल प्ले करता है। सो जो इंडिपेंडेंट एक्टर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो अपनी ही आइडियाज के अंदर, आइडेंटिटीज के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं और वो फिर उसके जरिए से शेप कर सकते हैं चीजों को, जिसकी वजह से फिर दूसरों की परसेप्शंस भी चेंज होंगी, उनकी अपनी परसेप्शंस भी चेंज होगी। फिर एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म का एक यानी ये अलाउ करते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो भी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो साथ दूसरों के साथ शेयर करके बनते हैं। एक स्टेट खुद से भी अपनी आइडेंटिटी बना सकती है कि इंटरनली वो अपनी आइडेंटिटी बना सकती है। उसके अंदर आप एग्जांपल है सच मेरे जहन में अब नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है, पाकिस्तान भी अगर अपनी आइडेंटिटी बनाता है तो उसके अंदर एक शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है। अगर आप उसको सब कॉन्टिनेंट के अंदर के हवाले से देखें तो फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एज एन एक्टर अगर उसकी बात करें तो फिर उसने अपनी ही आइडेंटिटी खुद से इवॉल्व की है एज अ मुस्लिम स्टेट। उसको किसी ने कंपेल नहीं किया या दूसरों को देख के उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई। लेकिन बहरहाल इसको थोड़ा सा समझना, इस तरीके से इसकी मिसाल देना काफ़ी एक मुश्किल है। सिर्फ आप ये याद कर लें कि एजेंट ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल एक्टर्स को भी इस बात को मानते हैं कि वो भी इस बात इतनी पावर उनके अंदर है कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं, मीनिंग खुद डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सबसे मिल के ये एक आइडेंटिटी बनती है, कलेक्टिव रियलिटी बनती है, जो एक हकीकत होती है जिसके अंदर स्टेट्स को बिहेव करना होता है। फिर हम देखते हैं कंपैरिजन रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और लिबरलिज्म का, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको समझ नहीं आ रही थी कि कंस्ट्रक्टिविज्म और लिबरलिज्म के अंदर फ़र्क क्या है, क्योंकि डोमेस्टिक एलिमेंट्स लिबरलिज्म के अंदर भी आते हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर भी आते हैं। तो फिर इनमें फ़र्क क्या है कि लिबरलिज्म और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। रियलिज्म तो आपको मेरे ख्याल में अब तक समझ आ गई होगी कि पावर और सिक्योरिटी के ऊपर ये बेस्ड है, कंपटीशन इस पे एक इसका फोकस है कि किस तरीके से स्टेट्स आपस में compete करती हैं और मैक्सिमाइज करती हैं अपनी सिक्योरिटी को, अपने इन्फ्लुएंस को। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर अनार्की है, उस अनार्की को मैनेज करने के लिए वो ये समझती हैं कि पावर ज़्यादा से ज़्यादा आपने बढ़ानी है ताकि आप सिक्योर हो सको। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि ये जो आइडियाज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं और जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, ये किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करती हैं, ये उनके ऊपर फोकस करता है। ये नहीं देखता कि आपके पास आर्मी कितनी ज़्यादा है या आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है। ये देखता है कि आपकी एक आइडेंटिटी क्या है, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आप किन चीज़ों पे आप बिलीव करते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है। सो इन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। और लिबरलिज्म किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर ये फोकस करता है और कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का एक खास रोल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर और स्टेट की पॉलिसी को बनाने में। और साथ में ये कहता है कि स्टेट्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं, जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वो कोलैबोरेट करती हैं ताकि उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से, ट्रीटीज़ के ज़रिए से और नॉर्म्स के ज़रिए से, यानी नॉर्म्स यहाँ पे रिजीम्स के हवाले से आएंगे कि वो एक नॉर्म्स डेवलप करती हैं। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो उधार भी ली गई हैं कंस्ट्रक्टिविज्म से, तो वो कुछ चीज़ें बीच में आपको मिक्स भी नज़र आएंगी। लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो ये है कि लिबरलिज्म कहता है कि जो रियलिटी है वो एज इट इज़ है, आप उसको शेप नहीं कर सकते। अनार्की एज इट इज़ मौजूद है, उस अनार्की की वजह से स्टेट्स कोऑपरेट करती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रखता है, लेकिन लिबरलिज्म सिर्फ कोऑपरेशन की बात करता है और रियलिज्म सिर्फ कंपटीशन की बात करता है। फिर जहां तक स्टेट बिहेवियर की बात है तो रियलिज्म कहता है कि वो जी उनको अपने सिर्फ इंटरेस्ट की फिक्र होती है स्टेट्स को, वो सेल्फ हेल्प सिस्टम है और वो बस compete करते रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर को इन्हेंस कर सके ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़ सके।
जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये कहता है कि स्टेट्स का जो बिहेवियर है वो उनके सोशल, जो उनके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के हवाले से, जो उनकी परसेप्शन है, वो दुनिया को जिस तरीके से देखते हैं उस हवाले से उनका बिहेवियर चेंज होता है। अगर वो दुनिया में अच्छाई देख रहे हैं तो उनका बिहेवियर अच्छाई की तरफ चला जाएगा, अगर वो दुनिया में बुराई देख रहे हैं तो उनका बिहेवियर बुराई की तरफ चला जाएगा। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म ओपन रखता है। फिर जो लिबरलिज्म है स्टेट बिहेवियर के हवाले से, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है कि वो स्टेट्स जो है वो रैशनल एक्टर्स होती हैं और वो अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करती हैं। ये चीज जो है वो रियलिज्म भी इसी चीज को बिलीव करता है, लेकिन जो फर्क है वो ये है कि रियलिज्म कहता है कि वो compete करके अपने मैक्सिमाइज करते हैं इंटरेस्ट्स को, और जो लिबरलिज्म है वो कहता है कोऑपरेशन के जरिए से वो जो है वो अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं या इनहेंस करती हैं। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहेगा कि नहीं, कोई स्टेट्स होंगी जो कोऑपरेशन कर रही होंगी क्योंकि उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है, उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इस तरह की हैं, और कुछ स्टेट्स होंगी जो compete करने की बजाय कोऑपरेशन पे चली जाएंगी। यानी कुछ compete और कुछ कोऑपरेशन बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज। ठीक है। फिर नॉर्म्स और आइडेंटिटी, रियलिज्म इतनी ज्यादा अहमियत इसको नहीं देता, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, आइडेंटिटी को। वो रियलिज्म ये कहता है कि कोई स्टेट अगर इस्लामिक स्टेट हो, अपनी इस्लामिक रिपब्लिक हो, या वो कोई क्रिश्चियन रिपब्लिक हो, या वो कोई सेकुलर स्टेट हो, या वो कोई हिंदू रिपब्लिक हो, इट डजंट रियली मैटर। स्टेट्स परसू देयर नेशनल इंटरेस्ट based on coercive material capacity, they enhance their power, they want to enhance their security, and they compete in the international arena for maximizing their benefits, their security and material resources. So वो तो कहता है कि आप चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे यहूदी हैं, जो भी हैं, आपको एक ही मकसद है आपका, आपने compete करके रिसोर्सेज को बनाना है। सो आपकी आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, आपके बिलीव्स मैटर नहीं करते, आपकी वैल्यूज मैटर नहीं करती, आपकी हिस्ट्री मैटर नहीं करती। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट का जो बिहेवियर है और जो उसके इंटरेस्ट्स हैं वो शेप्ड हैं थ्रू हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज, वैल्यूज, बिलीव्स। ये जो सारी नॉन मटेरियल चीजें हैं, ये जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये स्टेट के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है। और जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि ये जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं इनका एक इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, लेकिन इनकी इतनी अहमियत नहीं है कि ये चीज़ों को इस तरीके से चेंज कर सकें। चीज़ों को अगर आपने चेंज करना है तो आपको मटेरियलिज्म की तरफ ही आना पड़ेगा। आइडियाज आर गुड, दे शेप somewhat they shape the behavior of states, but they are not as powerful as material resources or material forces. For example, an institution, एक institution जो है वो आइडिया नहीं है लिबरलिज्म के नज़दीक, वो एक मटेरियल फैक्ट है जो कि स्टेट्स जिसके जरिए से कोऑपरेट कर सकती हैं। सो लिबरलिज्म डज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ आइडियाज, बट इट सेज दैट इट्स द मटेरियल एस्पेक्ट्स दैट मैटर एट इंटरनेशनल लेवल। फिर जहाँ पे कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो अब तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि रियलिज्म तो सिर्फ कोऑपरेशन की बात नहीं करता, वो सिर्फ कंपटीशन की बात करता है, अनार्की की बात करता है। लेकिन जो लिबरलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन की बात करता है कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं। लिबरलिज्म कहता है कि स्टेट्स आपस में compete नहीं करती, एटलीस्ट नॉट जनरली। तो लिबरलिज्म इस बात पे बिलीव नहीं करता कि स्टेट्स compete करती हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि स्टेट्स में कोऑपरेट और दे में compete based on their values, norms, identities एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ये आपने 4-5 चीजें लाजमी याद कर लेनी है कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ लिंक करते हुए, तब आपको इसकी समझ सही से आ सकेगी। फिर चेंज और स्टेबिलिटी कैसे आती है? रियलिज्म तो कहता है जी कि आपकी जो है ना वो बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन होगा, तो एक जो है ना वो एक डायनामिक्स जो है वो रहेंगी, तो एक सिस्टम स्टेबल रहेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है अगेन फिर वो कहता है कि चेंज तब आता है जब आइडियाज चेंज होते हैं। आइडियाज चेंज होने की मिसाल कैसे है? आप इसकी मिसाल ये ले सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि जापान ने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली, अपने आइडियाज चेंज कर लिए, अपने बिलीव्स चेंज कर लिए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमने मटेरियल जो है वो जंग की तरफ हमने नहीं जाना, हमने ट्रेड को और इकोनॉमिक सक्सेस को हमने अपनाना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे एक चेंज आया जिसकी वजह से आप बड़ा वाजे
फ़र्क देखते हैं प्री वर्ल्ड वॉर 2 जापान के अंदर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान के अंदर। तो यानी चेंज किस तरीके से आएगा जब आइडेंटिटी चेंज होगी, नॉर्म्स चेंज होंगे, आइडियाज़ चेंज होंगे। अदरवाइज़ मटेरियल एस्पेक्ट्स को कंस्ट्रक्टिविज़्म इतनी अहमियत नहीं देता। फिर ये मटेरियल और नॉन मटेरियल मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया कि रियलिज़्म और लिबरलिज़्म मटेरियल एस्पेक्ट्स पे बिलीव करते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविज़्म है वो अगेन बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद ही हो जाए, आइडियाज़, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज़, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, कल्चर, ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं कंस्ट्रक्टिविज़्म के नज़दीक। फिर एक और कंपैरिजन है, ये कीगले की बुक से है। तो इसमें कोर कंसर्न्स क्या हुए, वॉर एंड सिक्योरिटी, रियलिज्म का कंसर्न है। वॉर ज़रूरी नहीं कि रियलिज्म वॉर चाहता है, रियलिज्म ये भी चाहता है कि वॉर को प्रिवेंट किस तरह से किया जाए। तो रियलिज्म वॉर को बड़े ज़्यादा तरीके से स्टडी करता है और सिक्योरिटी के इश्यूज़ को ज़्यादा स्टडी करता है, और ये देखता है कि स्टेट्स को किस मकाम पे, किस जगह पे जो है वो सिक्योरिटी के इशू, सर्वाइवल के इशू किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। और जो लिबरलिज्म है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका बिलीफ है, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूएन हो, वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसका मेन फोकस होता है। और फिर जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका मीनिंग्स, इमेजेस, आइडियाज़, आइडेंटिटीज़ जो है उसके ऊपर फोकस होता है कि एक्टर्स, स्टेट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल कॉरपोरेशंस, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स प्लस स्टेट्स एज वेल, बिकॉज स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। बहरहाल स्टेट्स भी कंस्ट्रक्टिविज्म उसको रिकग्नाइज करता है कि एक एक्टर है। फिर ये जो आपने याद कर लेने हैं, रियलिज्म की जब बात कर रहे होंगे आप, तो फिर आपने ये जो वर्ड्स जो हैं वो लाजमी थ्रो इन करने हैं अपने उसके जो आपका आंसर होगा उसके अंदर, रिलेटिव गेन्स, बैलेंस ऑफ पावर, इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प, अनार्की, कंपटीशन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिज्म के ज़रिए आप जब यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको एक मिलता है। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी, रेसिप्रोसिटी, इंटरनेशनल रेजीम्स, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ट्रांसनेशनल रिलेशंस, ये वो वर्ड्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं। लिबरलिज्म के साथ आप जब लिबरलिज्म का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो फिर आपने ये वर्ड्स लाजमी उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो आपने कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ याद कर लेने। आइडियाज, इमेजेस, शेयर्ड नॉलेज, आइडेंटिटीज, डिस्कोर्सेज, परसुएजन लीडिंग टू न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड नॉर्मेटिव चेंज। सो आइडियाज, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, इमेजेस, शेयर्ड नॉलेज वगैरह, ये अब बीच में आप थ्रो करते हो, आप स्प्रे करते हो एक तरीके से अपने आंसर के अंदर, ताकि आप प्रूव कर सको कि आपने ये चीजें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। और ग्लोबल आउटलुक, थोड़ा सा मैं, जो रियलिज्म है वो पैसिमिस्ट है, वो पैसिमिस्टिक अप्रोच आपको देता है। रियलिज्म कहता है कि आप जो मर्जी कर लें, स्टेट्स ने तो आपस में compete करना ही करना है, यानी ये एक दे आर doomed to compete with each other, they are doomed to be in a struggle with each other, and they will always be a threat to every state to maximize its security. So ये जो रियलिज्म है ये तो कहता है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिक्योरिटी का कंपटीशन जो है वो खत्म हो सके। लेकिन उसके जो ऑपोजिट है वो लिबरलिज्म है, वो ये कहता है कि नहीं, कोऑपरेटिव जो है ना दुनिया, वही कामयाब हो सकती है, और कोऑपरेशन ही है जो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। यानी जॉन लॉक का मैंने आपको बताया था, थॉमस हॉब्स का भी मैंने आपको बताया था। जॉन लॉक लिबरलिज्म के साथ आप अटैच कर लें, लाजमी याद कर लें, और जो थॉमस हॉब्स है उसको आप रियलिज्म के साथ लाजमी याद कर लें। तो जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि नहीं, आपकी जो इंसानी नेचर है उसके अंदर कोऑपरेशन उसका एक लाजमी हिस्सा है। जॉन लॉक ने ये कहा था कि एक अच्छी जिंदगी जो थी वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाला कैफियत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जो ग्लोबल आउटलुक है कंस्ट्रक्टिविज्म की, वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि ना वो इसको गलत कहते हैं और ना ही ठीक कहते हैं। यानी अगर आप मजहब के हिसाब से देखें ना, तो एग्नोस्टिक का वर्ड समझने के लिए कि एग्नोस्टिक वो शख्स होता है जो कि ना तो एथियस्ट होता है और ना ही बिलीवर होता है। ना तो वो बिलीव करता है कि खुदा है और ना ही वो ये बिलीव करता है कि खुदा नहीं है। वो इन दोनों चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता,
दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अगर मुझे इस तरफ का प्रूफ ला के दे दो तो मैं ये मान लूंगा, उस तरफ का प्रूफ ला के दे दो तो मैं वो मान लूंगा। तो एग्नोस्टिक वो शख्स होता है जो दरमियान में होता है, जो कहता है कि भाई देयर इज नो वे टू नो द ट्रूथ, और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं आपकी बात को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। सो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो एग्नोस्टिक है, वो कहता है कि ग्लोबल प्रोस्पेक्ट hinges ऑन द कंटेंट ऑफ प्रिवेलिंग आइडियाज एंड वैल्यूज। वो कहता है कि दोनों चीजें पॉसिबल हैं अगर आपकी जो वैल्यूज और आइडियाज हैं वो पॉजिटिव हैं, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन का एक आइडिया है और उसके अंदर कोऑपरेशन को एनहेंस किया गया है, तो फिर ये कहेगा कंस्ट्रक्टिविज्म कि ठीक है जी, यहाँ पे देखें आपने अच्छे आइडियाज को इवॉल्व किए, कोऑपरेटिव आइडियाज को इवॉल्व किए, तो आपके पास कोऑपरेशन आ गई। लेकिन दूसरी तरफ वो मैंने आपको मिसाल दी कि वो जो कंपेटिटिव नेचर ऑफ स्टेट्स है उनको देखेगा, तो वो कहेगा कि देखें जी, आपने इन आइडियाज को प्रमोट किया तो आपके पास ये जो है वो एक कंपेटिटिव नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आपके सामने आया है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की समझ आ गई होगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है इसके अंदर चीज़ें, लेकिन आपने अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने ये कुछ वर्ड्स जो हैं जो बड़े ख़ास किस्म के वर्ड्स हैं जो हर थ्योरीज की एक पहचान है, तो वो आपने याद कर लेने हैं। वो अगर आप यूज़ करेंगे और उनको समझ के आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको याद भी रहेगी थ्योरी, और उसके फिर जो assumptions हैं वो भी आपको याद रहेंगी। सो आपको मैंने बार बार बताया कि जब आपने रियलिज्म की बात करनी है तो आपने पावर, सिक्योरिटी जो है वो आपने सिक्योरिटी डायलेमा की बात कर सकते हैं आप जो है वो उसके अंदर एनार्की की बात कर सकते हैं, उसके अंदर कंपटीशन की बात कर सकते हैं, उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर की बात कर सकते हैं, उसके अंदर आप हेजेमनी की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप लिबरलिज्म की बात करेंगे तो आप कोऑपरेशन की बात करेंगे, आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, डोमेस्टिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, और उसके अलावा आप इंटरनेशनल रजीम्स की बात करेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करेंगे, और कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आप आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज, सोशल इंटरेक्शंस और बिलीव्स, वैल्यूज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर जी सर सर आपने दो तीन टर्मिनोलॉजीज मेरी यूज की, पोस्ट पॉजिटिविज्म और स्ट्रक्चरलिज्म की। तो जब आपने कंपैरिजन किया तो फिर आपने उसका बिल्कुल ही यूज खत्म कर दिया। तो ये क्या है, ये कुछ नया है? ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है ना, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड का पता चले। क्योंकि जो सोशल साइंसेज है ना उसके अंदर एक खास किस्म की ना कुछ आइडियाज या डिबेट्स या वो एक चल रही होती है ना, तो आप जब सोशियोलॉजी अगर आप में से किसी की है तो उसके अंदर आपको ये आइडियाज नजर आएंगे, जिसके अंदर सोशियोलॉजी फॉर एग्जांपल उसमें तीन मेन स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, एक उसके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, और एक उसके अंदर वो परसेप्टिविज्म का जो एक है पर्सपेक्टिविज्म का। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद देते हैं, लेकिन इनका डायरेक्टली लिंक इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ नहीं है। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म की जब आप बात करेंगे, हम देखेंगे कुछ डिबेट्स थी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, चार मेजर डिबेट्स हैं, उसके अंदर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म को देखेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इनको आपने यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए बताया था। जो रियलिज्म और लिबरलिज्म की थ्योरीज हैं वो पॉजिटिविस्ट थ्योरीज हैं। वो समझती हैं कि आप जो है नॉलेज को वेरीफाई कर सकते हो, जिन चीज़ों पे आप बिलीफ आपका है या जिन चीज़ों को आप ठीक समझते हो वो वही रहेंगी। यानी अनार्की को जो है वो एक्सेप्ट करता है रियलिज्म भी और लिबरलिज्म भी, और वो कहता है कि कोऑपरेशन हमने यानी एक तरीके से ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस के जो है ना स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं। और रियलिज्म ये कहता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो स्टेट्स हैं वो कम्पीट करती हैं। तो ये पॉजिटिविज्म आ गया ना आपके पास कि आपने एक चीज़ को वेरीफाई कर दिया, आपने कह दिया कि नहीं जी, हमारा सारा जो डाटा है, जो सारा रिसर्च है वो ये कहती है कि यूं होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म इस चीज़ को मानता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को। तो इसलिए फिर मैंने आपको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की थोड़ी सी जो है वो बैकग्राउंड दिया ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को। अब जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
आप लोगों को कंस्ट्रक्टिविज्म की समझ आ गई है या आप लोग क्वेश्चन वैसे नहीं करना चाह रहे हैं? अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर आप बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए, या अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सर जी। सर, जो ये आपने 2-3 बुक्स भेजी हुई हैं, उसमें एक किगले की और 2-3 और हैं, जी। तो उसका यूज आपने नोट्स में किया हुआ है या हमें उसको पढ़ने की जरूरत है? मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं वो किगले से बनाए हैं, बाकी बुक्स को मैंने ज़्यादा नहीं किया फोकस, बल्कि मैंने सिर्फ किगले ही देखा है और फिर अपने जो मेरे पर्सनल नोट्स थे मैं वहाँ से इसको मिक्स करके बना रहा हूँ। तो पहले भी किगले को मैंने पढ़ा था, लेकिन एक और भी और बुक्स थी जिनसे मैंने नोट्स बनाए थे अपने। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। जो इसमें तो मैंने खैर थ्योरीज बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई हैं, रियलिज्म भी, लिबरलिज्म भी और कंस्ट्रक्टिविज्म भी, तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आप याद कर सकें। आई थिंक ये काफ़ी है आपके लिए। जो बाकी टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उसमें फिर आपको ये होगा कि उसका लिंक होगा आपके करंट अफेयर्स के साथ। थ्योरीज को भी आपने लिंक करना है ज़ाहिर है करंट अफेयर्स के इश्यूज़ के साथ, तो वो फिर आपकी हिम्मत है कि आप कितना एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जो इन थ्योरीज के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा मुश्किल है आप याद कर सकें। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने आपको डिटेल दे दी हुई है, नोट्स काफ़ी हैं। ओके सर। ऐसे थ्योरी कैसे कंफ्यूज हो गई है शफीक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कंफ्यूज इस तरह हो गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पर देखते हैं तो सर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सर अगर हम रियलिज्म और लिबरलिज्म के अप्लाई करते हैं तो फिर फॉर एग्जांपल मिलिट्री पावर हो गया, इसको रियलिज्म के बेस पर देखेंगे। तो सर रियलिज्म के बेस पर हम किस चीज के कैसे एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया? देखिए, एक केस को आप डिफरेंट थ्योरीज को एक तो यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो पावर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करे। यानी इंडिया ने अगर एटमी धमाके किए हैं तो पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो एटमी धमाके करे। अब उसको रियलिज्म कैसे एक्सप्लेन करेगा? रियलिज्म कहेगा कि ये बैलेंस ऑफ पावर का जो है ना, ये पाकिस्तान चाहता है कि उसका जो है ना बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे इंडिया के साथ। ठीक है। जब कोई कंस्ट्रक्टिविज्म का फिलोसफर होगा, प्रोफेसर होगा, अगर आप उससे पूछोगे तो आपको वो पूरी हिस्ट्री बताएगा। वो कहेगा कि जी देखें, पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं इंडिया के साथ वो इतने अच्छे नहीं रहे। तो देखें आप, पाकिस्तान की जंगें हो चुकी हैं और पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, तो ये एक इनहेरेंट मुसलमानों के अंदर जो है वो एक ये रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, ये आइडियाज़ का क्लैश है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने आप को सिक्योर करे। तो यहाँ पे यानी कंस्ट्रक्टिविज्म उसको आपके कल्चर के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से एक्सप्लेन करेगा कि पाकिस्तान की ये मजबूरी थी। लेकिन वो ये भी कहेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि दो स्टेट्स और भी तो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे फ्रांस और जर्मनी की आप मिसाल ले लें, तो वहाँ पे रियलिज्म फेल हो जाएगा ना, क्योंकि रियलिज्म फ्रांस ने तो एटमी धमाके किए हुए हैं लेकिन जर्मनी ने नहीं किए हुए। तो वहाँ पे रियलिज्म कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा? यानी जर्मनी को तो चाहिए था कि वो एटमी धमाके करता क्योंकि फ्रांस ने किए हुए हैं। तो वहां पे कंस्ट्रक्टिविज्म फिर वो ये कहेगा कि जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 एक्सपीरियंसेस हैं जर्मनी के, उसके मुताबिक जर्मनी को खतरा नहीं है फ्रांस के साथ। ठीक है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर का वहां पे जरूरत ही नहीं है। तो यानी ये दो मुख्तलिफ तरीकों से आपने एक फिनोमेना को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछें जो आपको इस चीज से समझ आई है, तब फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। हाँ, ये आपने देखना है। हाँ, आपने एक इशू को डिफरेंट थ्योरीज लगा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें एक एस्पेक्ट जो है वो आप कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ एक्सप्लेन करेंगे, या आप हो सकता है एक आप उसको आंसर ही टोटली डिफरेंट दें। एक ही चीज है, आप एक रियलिस्ट से पूछेंगे तो आपको टोटली डिफरेंट आंसर देगा अपनी अजम्पशंस की बेस पे ना। उसने भी एक्सप्लेन करना है, जाहिर है उसकी भी नौकरी है, उसने भी काम करना है, उसकी भी एक तरह से प्रोफेशन है ना। तो दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होगा वो बिल्कुल उसी चीज का एक डिफरेंट अजम्पशंस की बेस के ऊपर आपको आंसर देगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो
मैंने आपको कहा कि आपने 4-5 चीजें याद कर लेनी है। वो कौन सी हैं? आइडियाज, नॉर्म्स, वैल्यूज, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, कल्चर और आइडेंटिटी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट इन चीजों के ऊपर बेस्ड आंसर करेगा आपको। और दूसरी तरफ रियलिज्म की मैंने आपको कहा कि आपने 4-5 चीजें याद कर लेनी है, तो रियलिस्ट जो क्या उन चीजों 4-5 चीजों की बेस्ड के ऊपर आपको आंसर करेगा। ठीक ठीक है सर। सर कंफ्यूजन भी यही पड़ती है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज को मुख्तलिफ लेंस से देखते हैं तो उसका आंसर मुख्तलिफ आता है, यहाँ मुख्तलिफ पर आएगा, कंफ्यूजन। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा। थैंक यू सर, ठीक है। जी सर जी जी। सर आपने एटमी धमाके की बात की, तो एटमी धमाके और टेक्टोनिकल वेपन्स इन दोनों में कोई फर्क है? सॉरी, एटमी धमाकों में और टेक्टोनिकल वेपन्स जो होते हैं। टैक्टिकल वेपन्स। जी जी। हाँ, टैक्टिकल वेपन्स जो है ना, वो छोटे जो रेंज के एटमी वेपन्स हैं ना, उनको कहा जाता है टैक्टिकल। बेसिकली जो है ना, वो दुनिया इसके खिलाफ है, यानी जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो टैक्टिकल वेपन्स के खिलाफ हैं। ये मैंने आपको शायद किसी लेक्चर में बताया था। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी इंडिया की, तो उनका ये था कि इंडिया जो है वो एक फास्ट पेस्ड ब्रिगेड्स डिफरेंट जो है वो डिप्लॉय करेगा बॉर्डर के ऊपर, कि जब पाकिस्तान के साथ अगर वॉर होती है तो फौरन से वो अटैक करें और पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं और पाकिस्तान को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान की जो, अगर आप देखते हैं इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक का अगर आप बॉर्डर देखते हैं तो वो इतना नहीं है, उसको जल्दी कवर किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी स्लाइसेस के अंदर, यानी सैंडविच के स्लाइसेस के अंदर तकसीम करने की एक डॉक्ट्रीन थी, मिलिट्री डॉक्ट्रीन थी इंडिया की, प्रोएक्टिव डॉक्ट्रीन भी उसको कहते हैं। तो उसके अगेंस्ट पर पाकिस्तान ने जो अपनी डॉक्ट्रीन डेवलप की वो टैक्टिकल वेपन्स के जरिए से की, कि पाकिस्तान ने ये कहा कि हम नसर और बदर मिसाइल बना रहे हैं, हमने बना लिए हैं, और अगर इंडिया की आर्मी पाकिस्तान के अंदर बहुत डीप आ जाती है तो हम अपने ही मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। सो और ये अपने मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा, इसलिए किसी को ये कहने का इख्तियार नहीं है कि हमने किसी के खिलाफ ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए हैं। सो टैक्टिकल वेपन्स वो होते हैं जिनकी रेंज कम होती है, 60 किलोमीटर। इवन जो नसर मिसाइल है उसकी सिर्फ 60 किलोमीटर रेंज है। तो ये टैक्टिकल का ये मीनिंग है। सर ये रियलिज्म के अंदर आते हैं। रियलिज्म, ऑब्वियसली ये रियलिज्म इस तरह से है कि आपने एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन की, अगर आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो, कि एक तरफ आपको एक थ्रेट नजर आया कि इंडिया ने एक कैपेबिलिटी ली, जाहिर एक मटेरियल रिसोर्स आप उसको कहेंगे ना, कि आपकी एक आर्मी का उन्होंने एक खास फॉर्मेशन इस तरह से बनाई, एक मटेरियल को उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसको बैलेंस करने के लिए फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। तो ये रियलिज्म में आएगा कि आपने एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया इस मामले के अंदर। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह आपने ये फॉरेन अफेयर मतलब एक कंट्री के साथ वो रिलेट रखेगा, तो ये तो स्टेट टू स्टेट जब होगा ये तो सर मतलब हर स्टेट के साथ अलग होगा ना। मतलब हमारा इंडिया के साथ अलग होगा, मतलब आइडियोलॉजिकली, कल्चरली और पावर मेंटेन, और जो चाइना के साथ है वो अलग होगा। तो सर ये अलग अलग मतलब थ्योरी से अप्लाई हर स्टेट के लिए अलग होगी। देखिए, आपने डिफरेंट जो एक इशू को ना आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें तीनों जो मेन थ्योरीज है ना उसको ढूंढ सको, उसके एलिमेंट्स आप ढूंढ सको। ठीक है, तो फिर आपसे देखिए, हम किसी हद तक ये भी आपने देखना है ना कि आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर सॉल्व करना है, तो कुछ टेक्निक्स आपने इस तरह की अडॉप्ट करनी है ताकि आप आंसर सही दे सको। तो आप यूं कोशिश करो कि आपको अगर एक केस दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया का, या पाकिस्तान इंडिया चले बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है, पाकिस्तान और चाइना का अगर आपको केस दिया गया है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि उसको रियलिज्म के हवाले से भी उसमें, अब अगेन आपने देखनी है अजम्पशंस। रियलिज्म की 4 चीजें मैंने आपको बताई, 4 वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं। अब उन 4 वर्ड्स को आपने अप्लाई करना है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के ऊपर रियलिज्म के जरिए से। फिर आपने 4 वर्ड्स याद कर लिए, 5 वर्ड्स कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से, तो आपने उसको अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पे चाइना के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, तो रियलिस्ट तो ये कहेगा कि पाकिस्तान और चाइना का तो ना कल्चर आपस में मिलता है, ना बिलीफ्स आपस में मिलते हैं, ना वैल्यूज आपस में मिलती हैं, रिलीजन हमारा डिफरेंट है,
ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्टिविज्म इसको कैसे यानी कि इसको एक्सप्लेन करेगा? तो आप एक चीज तो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से स्टेट्स लर्न करती हैं कि उन्होंने किस तरह बिहेव करना है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का पॉइंट वहां पे फिर पाकिस्तान और चाइना के जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो पॉजिटिव रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से जब आप बात कर रहे होंगे, जब आप रियलिज्म के हवाले से बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान चाइना का दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ अलायंस की जरूरत है ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके। ये कोई दोस्ती नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो रियलिज्म ने आपको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है इसको। तो आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आप एक इशू के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज के जरिए से मामले को समझ सको। एग्जैक्टली सर, क्लियर होगा सर। ये थोड़ा इशू आ रहा था कि चाइना के साथ सर हमारा मतलब आजकल हालात बहुत ही अच्छे हैं ना। हाँ, तो वो फिर जाहिर है आपने उसको अगेन लिबरलिज्म को भी आप बीच में लेके आ सकते हो ना। लिबरलिज्म कैसे एक्सप्लेन करता है? पाकिस्तान और चाइना आपस में कोशिश करते हैं कोऑपरेट करें थ्रू ट्रेड, थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो लिबरलिज्म के 4-5 वर्ड्स आपने याद किए। रेसिप्रोसिटी, पाकिस्तान ने चाइना को अपना एक खिता दिया, वो जो 1962 में बॉर्डर का मुआहदा हुआ था, पाकिस्तान ने एक एरिया जो है वो चाइना के हवाले कर दिया था। तो वो रेसिप्रोसिटी कहेगा, आप देखेंगे लिबरलिज्म उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप एक ही इशू को डिफरेंट थ्योरीज के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं, तब आपका एक यानी ना एनालिसिस स्ट्रांग होगा। और पेपर में आपसे किसी भी थ्योरी के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी इशू के ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी थ्योरी को उस इशू के ऊपर अप्लाई करने में। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम। एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक मैंने आपको बताया कि ये दरमियान में होता है, ना ये बिलीवर होता है और ना डिसबिलीवर होता है। तो ये किसी भी, आप इसको जो प्रूफ देंगे वो उस तरफ चला जाएगा, जो आप इसको सिखाएंगे वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो रिलीजन में तो एग्नोस्टिक जो है ना वो दरमियान की स्टेट होती है। एग्नोस्टिक उस बंदे को कहते हैं जो ना तो बिलीव करता हो और ना डिसबिलीव करता हो। जो खुदा को नहीं मानता उसको आप एथियस्ट कहते हैं, जो खुदा को मानता है उसको आप बिलीवर कहते हैं। तो एग्नोस्टिक उसके दरमियान में, वो कहता है मेरे पास प्रूफ नहीं है, ना मेरे पास ये प्रूफ है कि मैं खुदा नहीं है, और ना मेरे पास ये प्रूफ है कि खुदा है। तो वो एग्नोस्टिक दरमियान में होता है, उसके पास जो उसको जिस तरीके से उसको जो प्रूफ मिलेगा वो फिर उसके ऊपर बिलीव कर लेगा। तो सर आपने टैक्टिकल वेपन्स के बारे में बताया था कि वो 60 किलोमीटर की रेंज में होते हैं। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सुना हुआ है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने टैक्टिकल वेपन्स बना लिए हैं जो अमेरिका को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। तो वो तो रेंज काफी ज्यादा बनती है, 60 किलोमीटर से मतलब ज्यादा बनती है। हाँ, वो तो रेंज तो काफी ज्यादा है, 60 किलोमीटर तो नहीं, वो तो शायद हजारों में आएगी रेंज। चले मैं इसको दोबारा देखूंगा। मेरे जहन में तो कॉन्सेप्ट यही था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, वो तबाही का मचाते हैं। बस इसका सिर्फ इतना सा फर्क है, जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने याद दिला दिया। यील्ड कम होती है। न्यूक्लियर यील्ड जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है। जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं ना, तो यील्ड का मतलब ये है कि वो जो 60 किलोमीटर रेंज है ना वो तबाही की रेंज है, ठीक है, कि वो 60 किलोमीटर एरिया जो है उसको डैमेज करेंगे, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा उनका डैमेज। तो वो यील्ड जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स की वो यील्ड है, उसके अंदर आप कह लें कि कम फिशन मटेरियल डाला जाता है, ये जो भी उसकी रीजन है। तो टैक्टिकल से ये मुराद है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम थोड़ी स्पीड भी पकड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, तो मैंने इस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाया है। अभी तक हमारे कोई 7-8 लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये 3 थ्योरीज ही मेन पढ़ी हैं। तो इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में देखेंगे, क्योंकि समझाने वाली चीज़ें कम होती हैं, उसमें याद करने वाली ज़्यादा होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो थोड़ा जल्दी करेंगे इस चीज़ को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट